नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो अगर डिसिप्लिन मैनर में करते हो, मतलब कि डेली करनी है, जो एक जो जो भी आपने समय निर्धारित किया कि उस समय को मैंने वो पर्टिकुलर काम करना है, तो तब जाकर आपने उस काम को करने की कोशिश करनी है। तो धीरे धीरे जब आदत डेवलप हो जाएगी ना, तो डिसिप्लिन को पता है ओके कि मतलब क्या काम करना है। ओके, तो कई बार ऐसा भी होता है नहीं करता है मन करने का, लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में अगर आप अपने आप को बांध लोगे, तो आप उस काम को करने के लिए जाओगे, तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग कर रहे हो, तो एक कोई टाइम रखा है, सुबह 5 बजे का या 6 बजे का, तो उसी टाइम पे रखो, उसी टाइम पे डेली करो, तो उसका बेनिफिट आपको आपकी बॉडी को मिलेगा। सुबह की जो हवा होती है वो काफी साफ होती है, ठंडी होती है, वो भी काफी हेल्दी होती है। ओके, तो मतलब अच्छा इम्पैक्ट डालती है बॉडी के ऊपर, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। ओके, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी जो टाइम फ्रेम रखा है उसको फॉलो करके चलो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसका जो टाइम फ्रेम रखा है उसी को फॉलो करके चलो डेली बेसिस पे। तभी जो ना रूटीन मैनर में जो काम करोगे, तो उसमें मतलब बेनिफिट होने के ज्यादा चांसेस है। डिसिप्लिन मैनर में काम करोगे तो अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाओगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो आज सैटरडे है, तो ये फ्रंट पेज है, तो ये एडिटोरियल वाला पेज है। तो फ्रंट पेज में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भी 1 मई, आज 1 मई है, और आज से ही 18+ मतलब जो यहाँ पर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ड्राइव उसको स्टार्ट किया जाएगा, कि मतलब 18 साल से ऊपर से जिसकी भी उम्र है, तो उसको वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी। तो अभी जो राज्य है, तो वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाईज बहुत कम है। कुछ राज्य तो हाथ ही खड़े कर गए हैं कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, जहां जिन राज्यों में ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं मिल रही है उनको वैक्सीन की। और दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो चाह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर सभी को वैक्सीन लगवाए और लो प्राइसेस पे लगवाए। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो मतलब अपने आप को इंटरवीन करने आगे। ओके, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो भी आज से ही जो है 18+ जो वैक्सीनेशन ड्राइव उसको शुरू करेंगे। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि अभी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 14,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 जो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो क्वार्टर था, ओके, तो हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है फिजिकल ईयर का, तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है यहाँ पर। ओके, तो अभी इसके अलावा और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके ऊपर हम एडिटोरियल भी डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स आर डाउन, हॉस्पिटल्स फेस स्टाफ शॉर्टेज। ओके, तो अभी ये नया क्राइसिस इसको कहा जाने वाला है, कि मतलब कि एक तो कोविड का क्राइसिस हो गया, जिसके चलते हेल्थ केयर वर्कर्स लगे हुए हैं, डॉक्टर नर्सेज, ओके, सभी लगे हुए हैं कि मतलब किसी ना किसी तरीके से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। लेकिन अभी एक नया क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में अभी इस ये वाले सेकंड एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे, जहां पर बात करेंगे सेंसिबल सजेशन फ्रॉम डॉक्टर देवी शेट्टी। ओके, तो क्या सुजेशन दिया है, तो क्या क्राइसिस है जो फेस करना पड़ सकता है भारत को आने वाले समय में, तो उसी के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एडिटोरियल में यहाँ पर बात की है कि वैक्सीन की जो कॉस्ट है ना, उसको कैसे पूरा करें। तो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर को, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है ना, तो उसको इंटरवीन करने की बात करें, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, ये जो कोविड 19 वैक्सीन, जो कोरोना वायरस है, मतलब कि ये बोल रहे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो लाइफस्टाइल डिजीज क्या क्या होते हैं जो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। ओके, तो अभी बिल्कुल उसी तरीके से कोविड 19 है, तो अभी इसको भी डिटेल डिटेल में पढ़ते हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर जो है ना नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और फिर हम पढ़ेंगे ये नो टाइम फॉर राम भरोसे। तो अभी इसमें भी कुछ नई बातें की हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी कोरोना वायरस के चलते राम भरोसे हम नहीं रह सकते। ओके, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी इस बुरी सिचुएशन से हम बाहर निकल पाएंगे। ओके, तो पांचवा जो एडिटोरियल है ना, तो अभी आज 1 मई हो गया, कल 2 मई है, तो कल 2 मई को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा 5 राज्यों के जो इलेक्शंस हुए थे अभी, तो सभी 5 राज्यों के जो रिजल्ट अभी कल अनाउंस होने वाले 2 मई को। तो यहाँ पर जो प्रोडिक्शंस लगाई जाती है, जो ओपिनियन पोल्स आते हैं, सॉरी जो एग्जिट पोल्स आते हैं, ओके, ओपिनियन पोल ज्यादातर इलेक्शन से पहले होते हैं, और एग्जिट पोल जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो उससे 1 या 2 दिन पहले होते हैं। ओके, तो अभी एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया, अलग अलग यहाँ पर जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, तो मतलब ये खुद का एनालिसिस किया हुआ है ऑथर ने, कि मतलब कितने सही रहते हैं इनकी जो यहाँ जो प्रोफेटिक है, मतलब कि जो भविष्यवाणी है वो कितनी सही रहती है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर फ्यूचर जो हिस्ट्री है ना उसको कंपेयर करके, आज की सिचुएशन को उसके साथ कंपेयर करके डिस्कस किया गया लेक्चर। तो यहाँ पर भी आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ।
तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स आते हैं सबके पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो ये है एडिटोरियल नंबर 1। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर वैक्सीन कॉस्ट टैब हेल्थ इंश्योरेंस काउंट कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन कोविड एज सीएसआर। तो सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी यहाँ पर देखो, ऑथर अपनी बात रख रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर है, जिन्होंने मतलब अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है तो उनको तो प्रीमियम उन्होंने भरे है ना। तो अभी देखो क्राइसिस तो वही है, हेल्थ का क्राइसिस है। तो अभी वो भी जो है ना कॉस्ट फिलअप कर सकती है ये जो कोरोना वायरस जो वैक्सीन लग रही है उसकी। तो अभी क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, अभी देखो, अभी जब इस साल में बजट अनाउंस हुआ था 1 फरवरी 2021 को, तो उस समय 34,000 करोड़, तो कुछ यहाँ पर 35,000 करोड़ लिखते हैं, कुछ 34,000 करोड़ लिख रहे हो। तो यहाँ पर आप 35,000 करोड़ आप मान के चल सकते हो। तो इतना यहाँ पर जो बजट था ना ये अलग से रखा गया था वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए। मतलब कि ये यहाँ जितना पैसा यहाँ से लगेगा ना 35,000 करोड़, ये सारा पैसा यहाँ पर लगेगा वैक्सीन को खरीदने के लिए, तो उनकी सप्लाई आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो राज्य है और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, तो उनको कह दिया है कि वो जो है ना आधी जो जितनी भी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होगी, सरकारी प्रोक्योरमेंट, उसमें से 50% जाएगा यहाँ पर राज्य सरकारों के पास और प्राइवेट सेक्टर के पास। ओके, तो 50% रखा जाएगा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो वो अभी जारी रहेगी, लेकिन उसमें से अभी 50% यहाँ पर बांट दिया है प्राइवेट सेक्टर और स्टेट्स में। तो यहाँ पर 25% दोनों को आएगा। तो अभी इनके लिए जो यहाँ पर कंपनीज ने प्राइसेस रखे हैं ना, जो राज्य सरकार है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर भी प्राइसेस में वेरिएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंपनीज है जो कि वैक्सीन बना रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए पर डोज के हिसाब से ये दे रही है। लेकिन अगर बात करें राज्य सरकारें की, तो यहाँ पर 400 से 500 रुपए जो ना प्रति डोज यहाँ पर प्राइस रखा गया राज्य सरकारों के लिए। और यहाँ पर जो कोवैक्सीन है उसने 1200 रुपए प्रति डोज रखा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाएंगे और जो यहाँ पर कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को जो है वैक्सीनेट करना चाह रही, तो वो कंपनीज आ जाएंगी। ओके, तो 1200 रुपए प्रति डोज रखा है, एक डोज का प्राइस है, तो 2 डोजेस लगनी है तो 2400 रुपया हो जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर कोवैक्सीन खरीदता है। तो अगर मैं कोविशील्ड की बात करूँ तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए 600 रुपए के आसपास रखा हुआ है। ओके, तो मतलब प्राइस वेरिएशन है। ओके, तो अभी क्रॉस सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं कि मतलब वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करनी है, खरीद करनी है, तो यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी एक सेक्शन को जो यहाँ पर प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा है, और जो दूसरा सेक्शन है तो उसको मतलब जो प्राइसेस चार्ज की जा रही है वो बहुत कम है। ओके, तो मतलब ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर और कोई रास्ता भी जो ना वो नहीं सुझाया जा रहा है कि मतलब ये जो मल्टी टायर जो वैक्सीन प्राइसिंग की है इसका क्या सोल्यूशन निकाले। तो यहाँ पर एक वैध तरीका यहाँ पर बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा कि अगर वैक्सीन को परचेज करना है, फंडिंग चाहिए ना, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना अहम रोल अदा कर सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ओके, तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, तो अगर इनकी भी बात करें तो इनके भी पास काफी पैसा है। तो इसमें भी आयुष्मान भारत में भी ऐसा होता है कि आपका कार्ड बनता है, जो है उस कार्ड को आप यूज करते हो जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट के साथ जो लिंक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, ओके, जिसको कि सरकार की अनुमति होती है कि आप ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है ना आप सर्विस दे सकते हो। तो वहां पर अगर जाता है ना तो 5 लाख तक का यहाँ पर फ्री इलाज वो करवा सकता है। ओके, तो यहाँ पर फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे ना, मतलब कि एक फैमिली है, सपोज करो 5 मेंबर है, तो उन पांचों मेंबर्स का अलग अलग ये कार्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली का एक बनेगा, पांचों मेंबर्स का अलग अलग बनेगा। और मतलब हर एक पर्टिकुलर मेंबर को यहाँ पर 5 लाख तक का इलाज जो है ना फ्री मिलेगा। ओके, तो जहां पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा या फिर गवर्नमेंट के साथ लिंक कोई जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो उसमें ऐसा है। ओके, तो अभी इसका पैसा इसके पास भी, इस कॉर्पस के पास भी काफी पैसा है। ओके, इसके अलावा इन्हीं सब चीजों को ना हम बिल्कुल वैध तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मतलब इन्हीं से हम भुगतान कर सकते हैं पैसों का, जो भी हम वैक्सीन खरीदेंगे सबके लिए। ओके, राज्य में अगर वैक्सीन खरीदी जा रही है, ओके, अगर प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है ना, तो यहाँ पर इनका पैसा लगे, जो जो भी जिन जिन के पास भी इंश्योरेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक को मतलब वैक्सीन यहाँ पर लगा दी जाएगी, जिन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा हुआ है। ओके, मतलब इन जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उनके द्वारा जिन जिन के पास भी यहाँ पर इंश्योरेंस है, तो उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लगवानी चाहिए वैक्सीन। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। ओके, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम भरा है, तो मतलब उनका पैसा लगा है पहले से ही, तो वही पैसा लगाएं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और फ्री में यहाँ पर जो है ना वैक्सीन प्रोवाइड करें। ओके, तो इसके अलावा बात करें कि आफ्टर ऑल ये इंश्योरेंस कंपनीज अगर इस तरीके से
कार्रवाई करती हैं, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, पे करती हैं, क्योंकि मतलब हॉस्पिटलाइज केयर के लिए खासतौर पे यहाँ पर जो कोविड के साथ जो यहाँ पर संक्रमित पाए जाते हैं उनको इंश्योर करती है। तो ये काफी यहाँ पर ना यहाँ पर बढ़िया तरीका रहेगा। तो यहाँ पर सेंस बनती है, इस तरीके से काम करना चाहिए जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उनको। ओके, इसके अलावा बात करें कि जितने भी तरह की प्री फंडेड इंश्योरेंस स्कीम है तो उनको पे करना चाहिए यहाँ पर जो टीकाकरण हो रहा है उसके लिए। इनकॉल्यूशन का मतलब होता है टीकाकरण। ओके, तो मतलब प्री फंडेड इंश्योरेंस स्कीम्स जहां पर प्रीमियम ऑलरेडी जा रहे हो, क्योंकि तो पैसा ऑलरेडी वर्कर्स का जा रहा है, या फिर किसी की कोई भी इंश्योरेंस होल्डर का पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर आगे एग्जांपल ले रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। तो ये सरकारी कंपनी है एक। ओके, तो इसको भी ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत इसको बनाया गया था। 1951-52 में इसको मतलब ये मतलब फाउंड हुआ था, मतलब कहने का मतलब अस्तित्व में आया था ये। ओके, तो मतलब कि इसका मेन काम है जो भारत में जो वर्कर्स है ना तो उनको इंश्योर करना। ओके, मतलब वर्कर्स को एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करना सरकारी कंपनी। तो उसको यहाँ पर कहने की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो ये फॉलो करके चल रही है। तो अभी ये प्लान कर रही है कि वैक्सीनेट करेगी नियर अबाउट 13 करोड़ पीपल। ओके, तो यहाँ पर 3.5 करोड़ यहाँ पर रजिस्टर्ड वर्कर्स होंगे, मतलब कि जो इस यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा जो उनके डिपेंडेंट्स होंगे, उन्हीं उन्हीं वर्कर्स के जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, जो बीवी है, मतलब घर में फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो मतलब वो सबको मिलाकर यहाँ पर 13 करोड़ के आसपास जो ना आबादी हो जाएगी। तो सबको यहाँ पर वैक्सीनेट करेगा ये। ओके, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी वर्कर का। तो यहाँ पर ये बात करेंगे जहाँ पर जो ईएसआईसी है। ओके, तो ये ऑफर करिए फुल मेडिकल केयर टू एन इंश्योर्ड पर्सन एंड हर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द डे शी एंटर्स इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब भी वो एम्प्लॉयमेंट, जब जो भी एम्प्लॉयमेंट वो काम जहां पर भी वर्कर काम कर रहे हैं ना, जब से वो यहाँ पर इस इंश्योरेंस के साथ, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ संबंधित हुए हैं ना, तो तब से मतलब कि वहां पर डे वन से मतलब इंश्योर कर देती है वो कंपनी उस पर्सन को भी, उसके फैमिली मेंबर्स को, कि मतलब कि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर उनकी हेल्प वो करेंगे। और इसके अलावा कोई कैप भी नहीं रखा गया कि कितना यहाँ पर खर्चा होगा, कितना कम खर्चा करना है या कितना ज्यादा। मतलब जितनी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सके उस हिसाब से यहाँ पर खर्चा किया जाएगा। ओके, आईसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी श्योर पर्सन होगा उसके लिए, तो यहाँ पर जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है ना, तो जो जिनकी उम्र यहाँ पर 45 ईयर्स से कम है, तो उनको भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट किया जाएगा। ओके, तो ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर स्टेट्स जो है ना, राज्य सरकारें जो है, तो उनको यहाँ पर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ानी होगी। जो यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर उनका जो वेलफेयर सेस होता है ना, सेस भी क्या होता है, ये भी अगर कोई टैक्स लगता है ना, तो उसी में से मतलब सरकार टैक्स के ऊपर ही छोटा सा सेस लगा देती है। ये मतलब कि इसका जो पैसा निकलेगा ना वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए लगाया जाएगा। तो जो तो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है तो वो तो मतलब रैंडमली जाता है ना पैसा, की मतलब पता नहीं कौन सी स्कीम में लगना है, यहाँ पर किसी को कोई बेनिफिट पहुंचाने में लगना है, पता नहीं है। लेकिन जब सेस यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सेस का मतलब होता है कि वो पैसा किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगाया जाएगा। अगर एनवायरमेंटल सेस लग रहा है तो वो एनवायरमेंट के लिए ही, बेहतरी के लिए लगेगा। अगर एजुकेशन सेस लग रहा है तो एजुकेशन की ही बेहतरी के लिए लगेगा। तो यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह निर्माण करते हैं या फिर और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके उनका कैसे वेलफेयर करना है, तो यही सेस है। तो इसमें से भी यहाँ पर भारत सरकार पैसा इकट्ठा करती है। तो ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं ना, मतलब राज्य सरकारें भी जिनको यहाँ पर पैसा आता है सेस के द्वारा, तो उसको यूज करें। और यहाँ पर जो 3.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करें उसी पैसे को यूज करके। और आगे यहाँ पर बात करें कि जब भी किसी इंडिविजुअल को वैक्सीन लगती है तो पहले वो अपने आप को प्री रजिस्टर करता है। तो यहाँ पर एक कोविन ऐप है या फिर कोविन पोर्टल है, तो वहां पर अपने आप को आप रजिस्टर करते हो कि अपने आप की अपॉइंटमेंट लेते हो कि किस तारीख को आपको वैक्सीन लगेगी। फिर उसी तारीख को उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको जाना पड़ता है, फिर आपको वैक्सीनेट होता है। फिर बाद में आपको बताया जाता है कि आपकी दूसरी डोज कब लगेगी। जब दूसरी डोज लगती है फिर आपके हाथ में ना एक प्रमाण पत्र यहाँ पर थमाया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे ये चीज पता चल जाती है कि आपको वैक्सीन लग गई है। ओके, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि डबल ना हो जाए। तो कहने का मतलब जिसने एक बार लगवा दी वो दोबारा ना कहीं वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि एक दूसरी साइड में ना यहाँ पर सप्लाई में बहुत शॉर्टेज है। तो जितनी यहाँ पर पहुंच पा रही है तो कोशिश ये की जा रही है कि पर इंडिविजुअल यहाँ पर हर एक को वैक्सीन मिल जाए किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि प्री रजिस्टर करना पड़ता है। और जो भी यहाँ पर वैक्सीनेटेड पर्सन को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर और स्टेट्स में यहाँ पर जो काम कर रही है, तो यहाँ पर ना अपने डाटा बेसिस को अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकती है। तो उनको पता चल जाएगा मतलब कि कौन बंदा वैक्सीनेट है कौन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा वैक्सीनेट है तो मतलब क्या उसके पास इंश्योरेंस थी, हेल्थ केयर इंश्योरेंस थी। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल बन जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। फिर ये वो पैसा जो है ना वो सीधे सीधे
सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर सकती हैं, जो भी उनकी इंश्योर्ड पॉपुलेशन होगी उन यहाँ पर हेल्थ केयर कंपनीज की। ओके, तो अगर वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं, ओके, तो फिर उससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे फिर प्रोक्योरमेंट कर सकती है वैक्सीन की, और सप्लाई जो है ना वो बढ़ा सकती है। और इसके अलावा बात करें जो कंपनीज, तो जो मतलब कि जो एक तरीके से कोविड रिलीफ एक्सपेंसेस कर रही है, मतलब खर्चा कर रही है कि कोविड मतलब उसको उससे रिलीफ दिलाना है, तो उस चीज को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस चीज को आप एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से लिए कि मतलब कंपनी जो है ना सीएसआर के थ्रू यहाँ पर पैसा दे रही है। तो ये सीएसआर क्या होता है, ये सीएसआर का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर पिछले 3 साल से प्रॉफिट में है, तो मतलब उसने प्रॉफिट का 2% हिस्सा जो ना इस सीएसआर फंड में देगी। तो ये पैसा आगे लगाया जाएगा, मतलब जो फर्दर यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। ओके, हो सकता है ये हेल्थ केयर में लगाया जाए, हो सकता है ये एजुकेशन में लगाया जाए, कुछ यहाँ पर एनजीओ के पास डायरेक्टली भी यहाँ पर सीएसआर फंडिंग आती है। ओके, तो यहाँ पर तो उसका पैसा आगे इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर जिस भी पर्पस के लिए वो एनजीओ बना होता है। ओके, तो आप यही बात कर रहे हैं कि ये जो अभी कंपनीज जिस तरीके से दान कर रही है, कोविड रिलीफ एक्सपेंसेस दे रही है, कहने का मतलब जैसे देखो अभी अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं, चाहे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई भेज रहे हैं काफी बड़े पैमाने पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी उसको कहोगे एक जो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही उसको माना जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अदारे हैं, कंपनीज जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है, चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और चूंकि चाहे कोई दूसरी कंपनी है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उनकी जो रिलीफ फंड्स में, जो कि चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा बनाया गया है राज्यों में, तो उनको यहाँ पर ये माना जाए कि वो सीएसआर ही है, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, मतलब कि जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर फंड बनाया गया, या फिर जैसे कंट्रीब्यूशन हम करते हैं पीएम केयर फंड्स में, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है कि सीएसआर की जो फंडिंग होती है वो जाता है, पैसा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर्स ने जो यहाँ पर रिलीफ फंड बनाया, तो वहां पर जो पैसा कंपनीज के द्वारा जा रहा है, तो उसको भी सीएसआर ही माना जाना चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंसिबल सजेशन फ्रॉम द डॉक्टर डेवी शेट्टी। तो मतलब ये पिछले साल इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। तो क्या सजेशन थे, क्योंकि अभी ना कोरोना वायरस के चलते, एक तो कोरोना वायरस का क्राइसिस है कि वैक्सीन की सप्लाई जो है वो पहुंचानी है, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचानी है, पर्याप्त यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए हॉस्पिटल्स में। तो एक और तो ये क्राइसिस चल रहा है, दूसरी और एक और क्राइसिस जो ना वो बनने जा रहा है। ओके, तो वो क्राइसिस है मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, मतलब कि जितने भी तरह के हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ होते हैं ना, तो उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर उनकी कमी हो गई तो फिर कैसे करेंगे, फिर यहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वही नहीं सही तरीके से होंगे जो अभी तक काम कर रहे हैं। वहां पर ऐसे चेन बनी हुई है कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि जो अभी नए ट्रेनिंग पर आए हैं, ओके, मतलब कि जिन्होंने अभी अभी नई ज्वाइन की है। ओके, तो मतलब कि अगर एक्सपीरियंस बंदे चले जाएंगे, मतलब अगर नहीं, मतलब उनकी कमी हो जाएगी, तब भी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये भी एक तरीके का बड़ा क्राइसिस बन सकता है। तो अभी इसी चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अभी हम जो फाइट कर रहे हैं ना कोविड 19 के खिलाफ, तो ज्यादातर फोकस हमारा है इक्विपमेंट्स के ऊपर। ओके, जो यहाँ पर पीपीई किट्स, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन हो गया उसकी सप्लाई की बात करें, ओके, यहाँ पर और जो यहाँ पर मेडिकेशन जो ड्रग्स होते हैं उसकी बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस हमारा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल है, ओके, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गया, तो उनके जो सहायक हो गए, तो यहाँ पर ना उनके ऊपर फोकस हमारा एक साइड पे हटता जा रहा है, उनके ऊपर हम कर ही नहीं, उनके ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा जो फोकस कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल एक्सपर्ट की बात करें, जिनका नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, जो कि यहाँ पर इनके ऊपर भी फोकस करे कि इनके ऊपर भी ध्यान रखो, इनके भी तादाद उस हिसाब से हमें चाहिए। ओके, तो मेडिकल मैन पावर ना, तो वो इसको कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये बड़ा क्राइसिस यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, अगर हमने लड़ाई लड़नी है कोविड 19 के खिलाफ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बिल्कुल यहाँ पर हेल्थ केयर मैन पावर को भी बढ़ाना होगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है यहाँ पर बाकी के यहाँ पर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसकी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यहाँ पर बेड्स चाहिए हॉस्पिटल्स के लिए, यहाँ पर क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज बनानी है, मतलब कहीं पर नया यहाँ पर एक सेंटर बना दिया हॉस्पिटल जैसे, जहाँ पर कि लोगों को रखा जा सके। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी इसको भी डालो, हेल्थ केयर जो मैन पावर उसको भी। तो यहाँ पर भारत को ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा नर्सेज, पैरामेडिक्स, मतलब मेडिकल टेक्नीशियंस, ये सब चाहिए। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पर कोविड 19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट्स को और क्रिटिकल केयर चाहिए, मतलब अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे ना, तो पर हेड मतलब कोई एक बंदा तो हो, चाहे कोई हेल्थ वर्कर जो कि उस पर्टिकुलर बंदे को यहाँ पर फोकस करे, जिसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है कोविड 19 के चलते। तो यहाँ पर जरूरत है कि हम जो यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस के नंबर बढ़ाएं। ओके, तो यहाँ पर क्या सुजेशन दे रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट नर्सेज है, मतलब कि जो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, ओके, तो वो फाइनल ईयर में अगर है तो उसको यहाँ पर हम ले सकते हैं, या फिर जो 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं,
ओके, तो एक तो हो गया नर्सेस, यहाँ पर दूसरे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, ओके, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो 5th ईयर में, तो उनको भी जो है ना हम ले सकते हैं। तो उनको मतलब उन्होंने यहाँ पर पिछले 5 साल पढ़ाई कर ली है, तो अगर नर्सेस की बात करें तो 5 साल, जो जो उनका जो फाइनल ईयर है, तो मतलब कि पिछले साल जितना भी उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है, तो कुछ प्रैक्टिकल वगैरह तो सीखा ही होगा ना उन्होंने। तो मतलब जो मतलब कि जो अभी जाने वाले हैं बच्चे, तो मतलब अगर उनको लेते हैं ना तो फायदा रहेगा कि उनको थोड़ा बहुत कुछ पता है कि क्या इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, तो कैसे काम करना है। ओके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इनके पास है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो इन्होंने भी पढ़ा है। ओके, तो मतलब ये हमें है ना मदद कर सकते हैं आने वाले समय में, यहाँ जो प्रेशर जो है ना यहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल के ऊपर, उनको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्च लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि हर्षवर्धन, जो कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके यहाँ पर मंत्री है, ये भारत सरकार में हर्षवर्धन, तो इन्होंने भी यहाँ पर सजेशन दिया था कि जो 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम जो है ना यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर जो कोविड केयर सेंटर्स जो भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर इसके इसके लिए कुछ यहाँ पर काम करना होगा। क्या करना होगा, तो यहाँ पर अमेंडमेंट करनी होगी जो रेगुलेशंस हैं ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करूं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसको बनाया गया था 1933 में। ओके, तो इसका मेन काम ये था कि मतलब कि रेगुलेट करना कि किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल के रिगार्डिंग जो एजुकेशन है ना वो परस्यू हो रही है भारत में। तो 1933 का ये बनाया हुआ था, तो लेकिन धीरे धीरे ये सही तरीके से काम नहीं करा। ओके, मतलब इसमें काफी त्रुटियां जो है ना मतलब कि खामियां देखने को मिलनी शुरू हो गई, जिसके चलते 2020 में 25 सितंबर 2020 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इसको रिप्लेस किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। ओके, तो वो भी 25 सितंबर 2020 को ही नया लागू हो गया था नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, जो कि 2020 को बना, तो उसका भी वो 33 मेंबर बॉडी है। ओके, तो उसका यहाँ पर काम है कि मतलब जो एजुकेशन है ना मेडिकल एजुकेशन, वो उसको सही करना, दुरुस्त करना, मतलब उसमें कोई खामी ना रहे। अगर कोई भी अप्रूवल ले रहा है यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन देने के लिए, तो क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना बच्चों से लिया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन के तहत, क्योंकि बहुत महंगी होती है मेडिकल की पढ़ाई, काफी सारा पैसा लगता है बच्चों का। अगर कोई एमबीबीएस का भी आप कोर्स कर रहे हो, तो मतलब बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो उसके बाद उस हिसाब से रिक्रूटमेंट आपकी नहीं होती है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपना ही क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं। मतलब अगर अच्छी नॉलेज है ना किसी बच्चे को, टैलेंट है, तो वो बच्चा सक्सेसफुल होता ही होता है। ओके, तो अगर आपके पास टैलेंट है, अच्छी नॉलेज है ना, तो आपके अंदर एक भरोसा जो है ना वो उठेगा, तो वही भरोसा आपको ना मतलब आगे लेकर जाएगा। ओके, तो मतलब इस तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। तो अभी उसमें कुछ रेगुलेशंस की यहाँ पर अमेंडमेंट करनी होगी। तो इसके अलावा ये भी बात करेंगे प्रपोजल का मतलब क्या दिशा है, अभी ये क्लियर नहीं है। ओके, तो अभी ये कहा जा सकता है कि मतलब हो सकता है कि कुछ कंसर्न्स यहाँ पर हों कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनको डिप्लॉय करते हैं, तो हो सकता है उनकी जिंदगी को हम खतरे में डाल दें। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अभी बदल चुकी है, तो यहाँ पर अभी ज्यादा शॉर्टेज नहीं है। जो हमारे हमारे पास जो प्रोटेक्टिव गियर है या फिर जो इक्विपमेंट है, मतलब कि जो पीपीई किट्स, जिसमें होता है ना कि मतलब एक पूरा प्लास्टिक की किट बनी होती है जो सिर से लेकर पैर तक पूरा कवर कर देती है। उसमें ग्लव्स वगैरह भी आते हैं, शूज भी आते हैं, तो यहाँ पर जो पूरी बॉडी को कवर करती है तो वो किट आती है। ओके, तो हेड को कवर करने के लिए भी पूरी किट होती है, मास्क वगैरह होता है, मतलब कि पूरी तरीके से ना वो डिस्पोजेबल होता है। एक बार अगर हॉस्पिटल में उसको पहन कर आप चले गए, तो फिर बाद में जब हॉस्पिटल से बाहर आना, तो उसको फिर डस्टबिन में ही डालना है, तो उसको फिर यहाँ पर मतलब डिजोल्व ही करना है। कहने का मतलब वो दोबारा नहीं पहनोगे आप। तो इसका मतलब यही है कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना बची रहेगी, कहीं पर भी जो है कोरोना वायरस के लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे, अगर सही तरीके से आप उसको पहनते हो, उतारते हो। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं कि मतलब सिचुएशन अभी बदल गई है। जब पहले पिछले साल जब शुरुआती दिन थे, तब यहाँ पर इतने किट्स नहीं थे, तब यहाँ पर काफी हेल्थ केयर वर्कर्स का भी नुकसान हुआ। तो अभी पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, तो यहाँ पर जो काम करना चाह रहे हैं वॉलंटरीली, तो यहाँ पर की उनको वो आगे आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर विद कोविड पेशेंट्स कैन बी गिवन द फर्स्ट डोज बिफोर बीइंग डिप्लॉय। ये भी बात कह रहे हैं कि जब उनको डिप्लॉय करना है, तो एक डोज उनको जरूर दे देना। ओके, मतलब कि एक डोज मतलब जो वैक्सीन की उसको देकर फिर ही उनसे काम शुरू करवाना। तो ये भी यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं ऑथर। तो अभी बात करें डॉक्टर देवी शेट्टी की, तो ये मतलब इन्होंने सजेशन दी थी पिछले साल। तो उन्होंने तब कहा था कि भारत को कम से कम यहाँ पर 2 लाख नर्सेस और 1.5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, अगर हमने पैंडेमिक को अगले साल तक सही तरीके से डील करना है, तो उसको मतलब खत्म करना है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर कि दीज नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज ग्रेजुएट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एक तो यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनको ले सकते हो, और दूसरा जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, अभी तैयारी कर रही है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में
एडमिशन लेनी है, तो उन बच्चों को भी आप चूज करके यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेरी सोल्यूशन जो है ना ये बताया जा रहा है। देखो वर्कफोर्स तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं पुलिस की भी बात करूँ ना, तो वहां पर भी वॉलंटरी यहाँ पर जो लड़के हैं ना, तो उनको यहाँ पर यूनिफॉर्म दी जा रही है, एक टी शर्ट दी जा रही है, तो वहां पर पुलिस का लोगो लगा है। ओके, खाकी पैंट दी जा रही है, तो उनको डिप्लॉय किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत सारे राज्यों में मतलब कि पुलिस के जो यहाँ पर ज्यादातर ना, पुलिस में भी ज्यादातर ऐसा है कि बहुत सारे लोग बूढ़े हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर इस बीमारी से हमने निपटना है तो यहाँ पर यंग पॉपुलेशन को लगाना होगा, क्योंकि उनको खतरा कम है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी पुलिस ऐसे कर रही, राज्यों की पुलिस ऐसे कर रही है कि मतलब वॉलंटरीली लोगों को, बच्चों को लेकर उनको यहाँ पर पुलिस ड्यूटी उनको प्रोवाइड की हुई है कि आप जो है ना पुलिस की ड्यूटी करोगे। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोविड इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीज, तो इस बात का क्या क्या मतलब है? ओके, तो डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अभी पिछले 12 महीनों की बात कर रहे हैं कि उसने मतलब कि ना जो हमारी धारणाएं थी, जो हमारी परसेप्शंस थी, वो उनको जिंदगी के बारे में जो भी हमारी धारणाएं थी उसको बदल कर रख दिया है पिछले 12 मतलब महीनों की अगर बात करें, एक साल की बात करें तो यहाँ पर जो ये ओवर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, मतलब किनके लिए ये धारणाएं जिंदगी के रिगार्डिंग बदली हैं पिछले 12 महीनों में, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो धनी लोग हैं या फिर जो प्रिविलेज क्लासेस, मतलब जिनको काफी कुछ यहाँ पर ना मतलब जो है सरकार की तरफ से फैसिलिटीज वगैरह मिली हुई है, मतलब ऐसी कुछ क्लासेस। तो उनके रिगार्डिंग ये बात करें कि उनके नजरिए से ऐसा लग रहा है उनको कि मतलब कि जिंदगी के बारे में धारणाएं बदल चुकी है, काफी कुछ बदला है। तो ये सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं आपको देखने को मिलेगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में ही ऐसा है। पूरी दुनिया में अगर आप नजर घुमाओगे ना, तो सब जगह आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो कि हमें यहाँ पर मिलती हैं कि वो अभी मतलब मिलनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बात करें हेल्थ केयर की, पॉसिबल हेल्थ केयर की, तो अभी ज्यादा मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बड़े पैमाने पर। ओके, तो यहाँ पर एबिलिटी टू अवेल बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर, चाहे आप इंडिया में बात कर लो चाहे अब्रॉड बात कर लो, सब जगह एक ही सिचुएशन है जब आप पॉसिबल हेल्थ केयर की बात करोगे कि सबको मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो लोगों को तो बेड नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भर्ती होने के लिए। कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल के बाहर ही उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाकर ना धरती पर, जमीन पर, फुटपाथ पर उनको बैठाकर जो है ऑक्सीजन दी जा रही। तो ये सिचुएशन अगर देखोगे ना, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो वहां पर भी सेम ही कंडीशन है। इतनी आबादी है जिस हिसाब से उनका हेल्थ केयर जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाया। ओके, पूरी पोल खुल गई उनकी कि मतलब आबादी के हिसाब से जो भी इनका अरेंजमेंट था ना, तो वो कम पड़ा। जो डेवलप्ड नेशंस था उनके लिए भी मैं यहाँ पर से भी बात कर रहा हूँ, तो वो भी अगर उनके पास कोई पेशेंट आता था तो ज्यादातर उसको यही कहते थे कि अगर कार में आए हो तो मतलब आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हो, तो यहीं से आप घर चले जाओ। तो उनको थोड़ा बहुत ये बता दिया जाता था कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो घर जाकर ही अपने आप को ट्रीट करो खुद से। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ इन्फेक्शन की बात करें, जैसे मलेरिया हो गया, ये मच्छर के काटने से होता है। ट्यूबरक्लोसिस, ओके, तो ये जेनेटिक यहाँ पर एक तरीके से डिसऑर्डर होता है, मतलब पुश्तों से ये मतलब ना ट्रांसफर होती रहती है। ये वाली जो बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी मतलब फेफड़े जो है ना वो खराब हो जाते हैं, अंदर जख्म जो है ना बन जाते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वहां पर अगर सही समय पर इनको ट्रीट नहीं किया जाए, फिर सांस लेने में दिक्कत आती है और मतलब काफी सिचुएशन खराब हो जाती है इंसान की। तो ये होता है एंसेफेलाइटिस, तो ये होता है दिमागी बुखार। ओके, तो ये भी ये सिचुएशन कब देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी जैसे जब मानसून का सीजन होगा या फिर मानसून के बाद का थोड़ा बहुत सीजन होगा ना, तो वहां पर ये ज्यादातर ये वाली बीमारियां ज्यादा फैलेगी। ज्यादातर ये बिहार में केसेस, यूपी बिहार में केसेस निकलते हैं जहां पर बच्चों को होती है ज्यादातर ये बीमारी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको मतलब ये बीमारी होती है। तो पिछले साल का ये रिकॉर्ड भी है, काफी बच्चों की मृत्यु भी हुई है इंसेफेलाइटिस बीमारी के चलते। दिमागी बुखार इसको बोलते हैं। फिर आता है डायरिया। डायरिया बीमारी ये क्या होती है? ये पेट के साथ हिसाब से होती है। मतलब अगर अगर आपने कुछ गलत मलत खा लिया है ना, तो मतलब आपको अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो रही है, तो मतलब ये डायरिया उसको हम बोलते हैं। मतलब कि ऐसा कि जो चीज आपके इंटेस्टाइन में चली गई है वो आगे आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पा रही, आगे नहीं जा पा रही, तो आपको दिक्कत आएगी जब आप टॉयलेट वगैरह जाओगे। तो मतलब वो डायरिया के संकेत होते हैं। तो मतलब वो भी ऐसे होता है कि मतलब जो पर्याप्त मात्रा में हमारे इंटेस्टाइन को फ्लूइड चाहिए होता है ना किसी चीज को आगे पुश करने के लिए, तो वो फ्लूइड उसमें खत्म हो जाता है। ओके, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मतलब एक सिलेंडर है, ओके, उसके अंदर एक पिस्टन है, उस सिलेंडर के अंदर वाला जो यहाँ पर जो एरिया है ना, तो उसको ग्रीस नहीं किया हुआ, फ्लूइड उसमें नहीं लगाया हुआ, तो मतलब ऐसे ही जो ना उसको जो ऊपर नीचे किया जा रहा है। जैसे आपके जो बाइक वगैरह होते हैं, तो कई बार इंजन सीज होता था। सीज होने का मतलब ये होता है कि जो अंदर फ्लूइड था ना, जहां पर पिस्टन सिलेंडर आपस में यहाँ पर पिस्टन मूवमेंट कर रहा था, वो फ्लूइड खत्म हो गया।
तो मतलब इतना हीट जनरेट होगी, तो जो सरफेस था अंदर वाला सिलेंडर का और पिस्टन का आउटर सरफेस, वो मतलब आपस में जब घिसते गए तो मतलब हीट जनरेट होगी। तो बिल्कुल ये सेम सिचुएशन इंटेस्टाइन में भी होती है। जब हमारा वेस्ट जो है ना आगे के लिए ग्रो करता है, लेकिन फ्लूड जो इंटेस्टाइन को आगे, मतलब जो फ्लूड जो आगे उसको धकेलता है ना, उसकी कमी हो जाए, तो यहाँ पर डेंगू ये भी मच्छर से होता है। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये ज्यादातर इंडिकेटर्स हैं किनके, जो यहाँ पर गरीब, यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, मतलब बहुत ही गरीब लोग। तो कि इतने बड़े पैमाने पर इन बीमारियों के केसेस आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन कभी भी ना, मतलब कोई जैसे हेडलाइन होती है ना किसी भी न्यूज की, तो वहां पर इसको मतलब ज्यादा संचालित नहीं किया जाता है ऐसी चीजों को। ओके, तो मतलब ज्यादातर यही माना जाता है कि जो गरीब तबके के लोग, तो उन्हों को यार ज्यादातर ये बीमारियां के मतलब वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब ये नया वायरस आना, कोरोना वायरस, इसने सिचुएशन पूरी तस्वीर बदल के रख दी है। तो यहाँ पर सारस, ओके, तो यहाँ पर कोविड जो वायरस 2 की बात कर रहे हैं, ओके। तो सारस का क्या मतलब है, इसका मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया है, ओके। तो यहाँ पर खुद से आप इसकी जो फुल फॉर्म है ना बताएं मुझे आप। तो ये कोविड 19 स्पेशली यहाँ पर ना अटैक कर रहा है, मतलब जो लोग यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीजेस से यहाँ पर अफेक्टेड है पहले ही ज्यादातर। जैसे हम बात कर लें लाइफस्टाइल डिजीज कैसे है, मतलब कि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया जिसके चलते बीमारियां हो गई। जैसे डायबिटीज हो गया, मतलब जो शुगर की बीमारी हो गई। ओके, तो अगर जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल होगा, जैसे मतलब आप अगर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कम कर रहे हो, ओके, तो कंजप्शन ज्यादा किए जा रहे हो, तो अगर सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो तो डायबिटीज भी होगा। ज्यादा सोच रहे हो, ओके, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो टेंशन होगी, तो टेंशन से भी मतलब ज्यादा जब मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, हाइपर टेंशन उसको बोलते हैं। ओके, तो मतलब इसके अलावा जो दिल की बीमारियां होती हैं, ओके, तो ये ओबेसिटी, मोटापा, तो मोटापा भी एक तरीके की बीमारी है अगर मतलब ज्यादा हो गया। ओके, अगर आपकी हाइट के हिसाब से तो ये सब चीजें यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब कुछ काम धंधा कुछ नहीं करना तो फिर मोटापा ही होगा ना, तो मतलब वो हानिकारक है। तो ज्यादातर ये एफ्लुएंट लोगों को मतलब ये निशानी होती है कि ज्यादातर मतलब जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, धनी होते हैं, तो घर पे ज्यादातर बैठे रहते हैं, कोई भी काम करना है बैठकर ही करना है, तो मतलब इनको बोला जा रहा है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो कोविड भी एक लाइफस्टाइल डिजीज, ये भी यहाँ पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि मतलब ये स्पेयर ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अर्बन स्लम डेवलप, मतलब कि जो शहरी इलाकों में जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं ना, कि मतलब कि वो मतलब कि सभी कंडीशंस को फॉलो करके चल रहे हो। और दूसरी ओर अगर हम अपनी बात करें, तो हमने अपने आप को लॉक किया हुआ है अपने घरों के अंदर। और ओटीटी जो यहाँ पर जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिनको बोलते हैं, मतलब कि जिसमें आप ऑनलाइन जो है सर्च करके कोई भी फिल्म वगैरह देखते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर अपने आप को बिजी किया हुआ है। तो दूसरी ओर जो यहाँ पर इंडियंस है, बाकी इंडियंस, मतलब कि जो गरीब तबके से आ रहे हैं, तो जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो लगातार मतलब कि ना उनको लॉस हो रहा है, मतलब लगातार उनकी जो लिवलीहुड है ना, तो वो उनसे छीनी जा रही है। कहने का मतलब जीविका, आजीविका जिसके चलते वो अपना घर चलाते हैं, मतलब कोई काम धंधा करते हैं, तो उनके पास कुछ पैसा आता है, तब जाकर जो है वो आगे जो है ना परस्यू करते हैं। तो उनके बस के लिए यहाँ पर बात नहीं होती कई बार कि मतलब वो ऐसे सैनिटाइजर वगैरह जो है ना वो यूज कर सके, ओके, तो अलग से पैसा यहाँ पर मास्क के ऊपर भी लगा सके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होती है कि आसपास क्या हो रहा है, मतलब ज्यादातर ध्यान उनका अपने काम के ऊपर ही होता है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ गरीब लोगों की बात कर ले, जो कि झुग्गी झोंपड़े में रह रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जिंदगियां भी जा रही हैं। तो उनकी भी जिंदगियां जा रही हैं, यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ कैसे जा रही है जिंदगियां, मतलब कि कोविड 19 से नहीं जा रही इतनी, तो कहाँ किस वजह से यहाँ पर उनकी जिंदगियां जा रही हैं फ्रॉम स्टारवेशन, भूखमरी, मतलब कि आजीविका ही नहीं है, तो पैसा ही नहीं है, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। ओके, थकावट, मतलब काम बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरी और यहाँ पर डाइट नहीं मिल पाती, थकावट है। और तीसरा रीजन मतलब बीमारी लग जाती है उनको कोई ना कोई, यहाँ पर काम करते हो जिसके चलते मतलब कि उनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन जो है ना बहुत खराब हो जाती है। ओके, तो मतलब वो सिचुएशन सही नहीं रहती उन लोगों की। तो यहाँ पर अभी हमें सडनली मतलब पता लगा कि मतलब ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में। तो कब पता लगा, जब मीडिया ने मतलब हेडलाइंस वगैरह चलाई, मतलब फोटो चलाई ऐसी फैमिलीज की कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ना।
और ऑथर यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जहां पर उनका अपार्टमेंट है तो वो मतलब बिल्कुल उसके पास ही में ना यहाँ पर एक काफी बड़ी टेम्परेरी सेटलमेंट है। तो ज्यादातर ये टिन शेड शेड जो होते हैं, जो टीन होती है ना, तो उसी से बने हुए हैं यहाँ पर टेम्परेरी शेड्स है। तो यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट है 100 लोगों के लिए, ओके मतलब। तो यहाँ पर ये जो झुग्गीज है ना, तो यहाँ पर ज्यादातर ऑक्यूपाई की हुई है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग का काम चल रहा होता है ना, तो ज्यादातर यहाँ पर जो ठेकेदार होता है, क्या होता है कि टेम्परेरी यहाँ पर ना एक मतलब सेटलमेंट बना देते हैं, मतलब ईंटें लगाकर यहाँ पर वो एक शेड शेड डाल देते हैं टीन की, ओके। जो कि उनको वर्कर्स को ना मतलब वहीं रखा जाए। मतलब अगर शाम को चले गए तो वहीं से उठकर अपनी साइट जो है ना, तो वहीं वहीं पर आ जाए, पास ही में साइट होती है, तो जल्दी से जो है ना काम चलता रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेटलमेंट की होती है। तो ज्यादातर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही रहते हैं, उनकी यहाँ पर जो वाइफ्स हैं वो रह रही है, उनकी जो लड़कियां हैं वो रह रही है। तो लड़कियां जो और वाइफ्स जो है ना, तो उनकी मतलब डोमेस्टिक हेल्प भी करती है, मतलब जब यहाँ पर काम बढ़ता है उनका। तो यहाँ पर उनमें से ही किसी एक को इन्होंने पूछा कि आप जो वायरस है, पैंडेमिक है, तो उसका कैसे मुकाबला कर रहे हो। तो क्या किसी की मृत्यु हुई है, तो क्या किसी को यहाँ पर वैक्सीनेशन मतलब किसी को जो है वैक्सीन मिली है। तो यहाँ पर अगर उनसे जब बात निकली तो ये बात जानने को मिली कि यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये इतना तो पता है कि मतलब कुछ ना कुछ आसपास हमारे हो रहा है। जब भी मतलब वो कहीं पर किसी बिल्डिंग सिक्योरिटी पोस्ट पे जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक होता है, और उनको कहा जाता है कि मतलब आप जब अपनी नोज और माउथ जो है उसको कवर करके ही चले, ओके। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई रेजिडेंट किसी अपार्टमेंट का अगर इन्फेक्टेड होता है ना, तो यहाँ पर घरेलू मदद से उसकी पहले यहाँ पर टेस्टिंग होती है। फिर बाद में जब वो टेस्टिंग होती है तो अगर नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तभी दोबारा से उनको री एंटर करने दिया जाएगा उस यहाँ पर जो अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है वहां पर। तो यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि ये जो टेस्ट होता है तो ये कहाँ से टेस्ट करवाते हैं। दूसरा, क्या मतलब उनको कोई काउंसलिंग वगैरह मिलती है कि आपने जब अगर हो जाता है कोरोना वायरस तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर तो हम कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो वो तो यही दर्शाता है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले, ओके, मतलब घर में ही नजरबंद कर ले कि बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं ऑथर की, रियली क्या ये मुमकिन है। क्योंकि ये जो शेड है ना, तो ये 4x4 के शेड, कहने का मतलब कि 4 फुट बाय 4 फुट के मतलब इनका एरिया है, ओके, जहां पर ये रह रहे। तो फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 5 से 10। तो अगर कोई एक बंदा अपने आप को क्वारंटीन कर भी लेगा इस 4x4 के एरिया में, तो क्या फिर बाकी को संक्रमण नहीं फैलेगा इसका, ओके। तो मतलब बात वही आ गई। तो मतलब क्या सही माने में कौन यहाँ पर केयर कर रहा है। मतलब जितने भी बड़े पैमाने पर सोचो तो हम यही यहाँ पर सोच के चलते हैं कि हम प्रोटेक्टर हैं, कुछ नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो। लेकिन एक्चुअल में हम प्रोटेक्टर नहीं, ओके। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यही छोटे छोटे इंस्टांसेस जिसके चलते हमने इग्नोर कर दिया है वायरस को, और उसको यहाँ पर समय दे दिया है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, उसके नए म्यूटेशन जो है ना वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर वायरस ने अपने आप से सीखा और अपना नया जेनेटिक मेकअप कर लिया है। मतलब कि पिछली बार का जो कोरोना वायरस था उससे मुकाबले में अभी इस बार का बहुत बहुत घातक है ये, ओके। तो मतलब कि उसको पता है मतलब अभी किस तरीके से जो ना मतलब जो ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करना है। तो हमारा यहाँ पर काम किया, हमने यहाँ पर बचना है इससे ज्यादा से ज्यादा जिस जिस भी तरीके से। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर वायरस यहाँ पर बहुत चालाक हो चुका है, इतना चालाक हो चुका है कि मतलब अपनी जीन्स को बदलता जा रहा है लगातार, और मतलब कि उसको समझना टफ होता जा रहा है कि कहाँ कहाँ तक मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो वैक्सीन है ना, तो उसको दोबारा से रीडिजाइन कर सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से ये वो अपने आकार को अपने यहाँ पर शक्ति को क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, तो हम यहाँ पर वैक्सीन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको रीडिजाइन दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर यही एक यहाँ पर रास्ता है जिसके चलते ये जो इन्फ्लुएंजा ये जो बीमारी है, तो हम यहाँ पर ना इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन को बदलना होगा। यहाँ पर जब जब भी यहाँ पर नए स्ट्रेन आएंगे कोरोना वायरस के, तो हर साल यहाँ पर वैक्सीन को थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर बीमारियां हैं जो और भी जल्दी जो है ना फैलना शुरू हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ये HIV हो गया, उसके अलावा जो हेपेटाइटिस C वायरस हो गया। तो ये दोनों की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज अभी तक नहीं बना है,
ओके, तो यहाँ अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूँ तो यहाँ पर ये 5 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस A B C D E, जिसमें से बाकी सबका वैक्सीन है। ओके, लेकिन हेपेटाइटिस सी का ये वैक्सीन नहीं है, तो ये लीवर की बीमारी होती है। ओके, तो ये HIV जो बीमारी होती है ना, तो ये आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देती है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ भी होता है, बुखार तक भी हो जाता है ना, तब भी मतलब आपकी मतलब डेथ होने की चांसेस है। तो HIV इतनी खतरनाक बीमारी, तो इनकी भी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। तो मतलब हम अभी भी इतने चालाक नहीं हुए हैं कि मतलब इन बीमारियों को हम वैक्सीन की मदद से खत्म कर दें। लेकिन चलो, कोरोना वायरस जो है तो उसका तो मुकाबला हम कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अभी with or without intervention, if our first line of defense is the immune system, innate immunity is strong enough, we may be able to thwart the COVID-19 virus from waging a serious attack and result in severe disease। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हमारे लिए हमारा इम्यून सिस्टम ही है कि इसको हम ठीक करें। ओके, जहाँ तो यहाँ पर कोई इंटरवेंशन कर ले इसको ठीक करने के लिए, मतलब वैक्सीन लगवा ले, या फिर बिना इंटरवेंशन के, मतलब कि बिना इंटरवेंशन के अगर बात करें तो फिर हमारी ये इनेट इम्यूनिटी, मतलब कि जन्मजात जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है ना, मतलब कि पहले से कितनी स्ट्रांग है वैक्सीन के लगे बिना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इतनी इनफ यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोविड-19 वायरस का वो मुकाबला कर ले, और फर्दर जहां पर जो ना मतलब जो डिजीज है उसका सीरियस अटैक आपके ऊपर ना हो पाए, और ना ही मतलब और बड़े पैमाने पर बीमारी जो है ना फैले। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर हम उनकी बात करें जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग यहाँ पर इलनेस जो है, बीमारियां जो है, तो यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी है, जो जन्मजात आपकी इम्यूनिटी है, तो उससे मतलब काफी बल मिला है मतलब सर्वाइवल करने का। ओके, तो यहाँ पर बात करें, कोई बच्चा अगर गली में भीख मांग रहा है ना, तो यहाँ पर उसके ज्यादा चांसेस यहाँ पर कार के नीचे आके मरने से, ना कि यहाँ पर कोविड-19 से। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है उस बच्चे की। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स है, यहाँ पर की मतलब इनेट इम्यूनिटी की हम बात करें, तो जो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग जो कि डायरिया से पीड़ित हैं, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस से अपनी रोजाना जिंदगी में मतलब इसी पीड़ित है, तो मतलब उसके उनके कब बहुत कम चांसेस है कि वो मतलब कि उनकी मृत्यु कोविड-19 से हो। कि मतलब कि पहले से उनको अगर बीमारी है, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वही उनसे लड़ पा रहा है, और मतलब अगर इम्यून सिस्टम लड़ पा रहा है तो कहने का मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ओके, तो वहां पर यही बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हम अफ्रीकन अमेरिकन की बात करें, कहने का मतलब जो अफ्रीकी लोग अमेरिका में जाके बस चुके हैं ना, मतलब जिनकी पुश्तें काफी देर पहले से चली गई अमेरिका में, तो आगे काफी बिजनेस उनका ग्रो हो गया, तो यहाँ पर अगर उनकी मृत्यु दर देखें तो काफी ज्यादा है यूएस में, अगर उनको कंपेयर करें ना, जो यहाँ पर बाकी के जो अफ्रीकन पाए जाते हैं मेन अफ्रीका में, तो वो तो मतलब कि वो मतलब उनकी तादाद बहुत कम है कोविड-19 से मरने की, क्योंकि ये जो लोग पाए जाते हैं ब्लैक्स अफ्रीकन रीजन में, तो यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे इबोला है। ओके, तो ये भी एक वायरस है। ओके, तो मतलब ये भी उसी कोरोना वायरस फैमिली का ही है। तो ये इबोला नदी है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम का देश है अफ्रीका में। तो जहां पर एक इबोला नदी बहती है, तो उसी में से ये शुरू हुआ था, कंटामिनेटेड वाटर था, जिससे मतलब ये बीमारी फैली पूरी दुनिया में। तो ये मतलब इन जैसी बीमारियों को फेस करते हैं, तो मतलब फेस कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर वो प्रोटेक्टर है, तो मतलब उनकी कम मृत्यु देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते। और आगे बात करें, जो नाइजीरिया है, कॉन्गो है, गाना है, तो मतलब ये पैंडेमिक में अभी ये पड़े ही नहीं है, गिरे ही नहीं है, मतलब पैंडेमिक का इनके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। और इसके अलावा जो धारावी धारावी जो है ना, ये भी हमारे मुंबई के पास का एरिया है। तो यहाँ पर भी आपको टेन शेड में बहुत सारे यहाँ पर बात इनके द्वारा की जा रही है कि वो धारावी के लोग अभी तक मतलब उनको बीमारी नहीं लगी। और आखिर में यहाँ पर ऑथर बात करें कि अभी समय है कि यहाँ पर साइंस, सोसाइटी और जो पॉलिटी है, मतलब ये सब इकट्ठे हों, तो यहाँ पर एक तरीके से एक सही पैटर्न बनाए कि किस तरीके से मुकाबला करना है इस इन्फेक्शन का। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है पॉलिसी के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर, या इनके जैसे स्लोगन्स के ऊपर हमने नहीं जाना है। तो यहाँ पर अगर हम जो स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में अपना सामान बेचने आते हैं उनकी फेरी में, तो अगर उनको आप रोक देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
और अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नो टाइम फॉर राम भरोसे रहने का समय नहीं है। तो यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर उतने फंड ही नहीं है। ओके, ज्यादातर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को जो कि दिए जा रहे हैं कि आप पैसा लो और हमें वैक्सीन दीजिए। ओके, तो यहाँ पर अभी कैपेसिटी इसको एक्सपैंड करना होगा, तो अभी बहुत सारा यहाँ पर नया सीखने को आपको मिलेगा। तो अभी शुरुआत में बात करें, जैसे एक छोटा बच्चा ग्रो करता है, उसके जब दांत निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो वायरस है ना, जितने भी वायरसेस होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप को मतलब कॉपी करते रहते हैं और मतलब म्यूचुएट करते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब अपनी वेरिएंट्स जो है ना नए बनाते रहते हैं, जब जितना उसको समय मिलता रहता है एग्जिस्ट करने के लिए आगे। तो जब भी कोई वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो यहाँ पर दो तरीके से अब लड़ाई लड़ता है वो। तो पहली बात, यहाँ पर तो एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो उनके साथ फाइट करता है कि एंटीबॉडीज को खत्म कर दे। जब हमारी एंटीबॉडीज ही खत्म हो जाती है, तो हमारा फिर शरीर मुकाबला करने के लायक ही नहीं बचता, तो फिर सिचुएशन खराब हो जाती है। दूसरी बात कर रहे हैं कि ये जो वायरस होता है, जब बॉडी में पनाह कर लेता है, तो वो अपने ही वेरिएंट्स को ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करता रहता है। ओके, तो नंबर ऑफ कॉपीज अपनी यहाँ पर बनाता रहता है, मतलब जिसके चलते मतलब बहुत सारे इन्वेटर्स जो है ना मतलब बना देता है। मतलब बहुत सारे यहाँ पर वायरस की मतलब जो है ना हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी बना देता है, जो कि हमला कर देता है हमारी बॉडीज के एंटीबॉडीज के ऊपर। इसके अलावा बात करें जो नोवल कोरोना वायरस यहाँ पर सार्स कोविड 2 है, तो ये आरएनए कैटेगरी का वायरस है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। तो जब डीएनए की बात करें तो वो होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो ज्यादातर ह्यूमंस का जो जेनेटिक होता है ना, मतलब जो मतलब कि अगर ह्यूमन की अगर हिस्ट्री निकालनी है, तो मतलब पहले क्या था, मतलब अगर हम बात करें कि अपने कोई फैमिली है, तो फैमिली में से अगर ये पता करना है कि मतलब अगर कोई दादा पोता है, मतलब क्या आपस में सेम ही फैमिली से आ रहे हैं, तो मतलब फिर हम जो है ना उनका डीएनए टेस्ट करते हैं, तो वो ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ सेम फैमिली से है और ये जो फलाना फलाना पोता वो उसी दादा से ही बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पर वायरस की अगर कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर आरएनए होता है। तो आरएनए से हमें पता चलता है कि मतलब ये कौन सी मतलब कैटेगरी का है, किस फैमिली का है। तो यहाँ पर ज्यादातर जितने वायरस यहाँ पर ह्यूमंस को होते हैं, तो ज्यादातर वो आरएनए वायरस वायरस होते हैं। जैसे यहाँ पर उनका लक्षण जो होता है ना बेसिक, वही कॉमन कोल्ड, मतलब जुकाम वगैरह शुरू हो जाता है, तो मतलब वो वायरस हो गया। ओके, तो यहाँ पर जिस फैमिली से आते हैं ना, उस फैमिली का नाम है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, दूसरा है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो ज्यादातर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर ले, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो मतलब ये साइंटिफिक नेम है ज्यादातर, जो कि इन बीमारियों को दिए गए हैं कि मतलब ये आरएनए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर बीमारियां आ गया, मम्स आ गया। तो ये मम्प इस तरीके से का ये डिजीज होता है जहां पर ना ये जो हमारी ग्लैंड्स होती है ना, ये 3 ग्लैंड्स हैं। ओके, तो मतलब अभी तो चलो एक और मतलब उसकी ना खोज हो चुकी है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो अगर आप कहोगे तो मैं अलग से लेक्चर दोबारा बना दूंगा उसके लिए, कि एक और ग्लैंड है जिसकी एक्सीडेंटली खोज की गई है, हाल ही में 2020 में हुई है। तो ये 3 ग्लैंड्स यहाँ पर शो किए हैं, तो ये मतलब इनमें इन्फेक्शन आ जाता है वायरस के चलते। तो ये मतलब ना स्वेल होना शुरू हो जाती है। जब स्वेल होती है तो बाहर वाला आउटर पोर्शन ऐसे नजर आता है ह्यूमन बींग का। ओके, तो अगर बात करें मीजल्स की, ये जो मीजल्स हैं, तो ये इस तरीके से बच्चों में होती है बीमारी, इस तरीके से रैशेज हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये भी गलत एनवायरनमेंट में अगर बच्चा चला जाए, मतलब कि कोई गलत चीज अगर खा लेता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ना मतलब ये सिचुएशन होनी शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। और अभी आगे बात करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जो आरएनए वायरस है ना, तो मतलब वो ज्यादा म्यूटेशन फैला रहे हैं, मतलब कि ज्यादा अपनी नंबर ऑफ कॉपीज किसी जगह पर बना रहे हैं। अगर किसी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी के जो जब सेल्स अगर उनमें एंटर कर रहे हैं, तो अगर कंपेयर करें इसको डीएनए वायरसेस के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो वायरल आरएनए जो पॉलीमरेसेस है ना, तो मतलब ये एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ओके, मतलब कि जो ना ये जो वायरस होता है, तो इसकी जो म्यूटेशन है इसको फैलने में मदद एक्सप्लोर नहीं करता। अगर उस वायरस की बात करें, तो अगर वो बॉडी में चला भी जाए ना, अपने म्यूटेशन नहीं बनाता है, मतलब अपनी नंबर ऑफ कॉपीज नहीं बनाता है डीएनए वायरस की अगर बात करें। लेकिन जो आरएनए वायरस होता है, तो वो बॉडी के अंदर चला गया तो बहुत सारी अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना देता है, जिसके चलते मृत्यु होती है बंदे की। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये जो जितने यहाँ पर वायरसेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा स्लो काम करते हैं जी। लेकिन जो कोविड-19 है ना, ये इसके जितने भी म्यूटेशन बन रहे हैं, जब अंदर एंटर करते हैं, तो मतलब जो नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं ना, बहुत जल्दी बनाते हैं ये, मतलब बहुत तेज काम करते हैं। मतलब ये फर्क है इसमें कोविड-19 और बाकियों में। तो यहाँ पर उनकी जो यहाँ पर स्पीड होती है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर ज्यादा एरर आते हैं यहाँ पर आरएनए वायरस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उसकी रिप्रोडक्शन जो
और आगे यही बात करें कि जो ये कोविड 2 है, तो यहाँ पर पहली बार ये पाया गया था चाइना में। तो यहाँ पर यही माना गया है कि जो यहाँ पर चमगादड़ होते हैं ना, तो उन्हीं से ये ह्यूमन में ये ट्रांसफर हुआ है। तो मतलब जब जो वुहान की मार्केट में जो जानवर को काट कर खाया जाता था, तो कोई जानवर नहीं देखा जाता था कि अगर तीसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जो मतलब कि अक्टूबर 2020 को ये मतलब इसके यहाँ पर फैलाव जो था वो देखने को मिला। फोर्थ वेरिएंट यहाँ पर ब्राजील वेरिएंट है, और जो फिफ्थ वेरिएंट है वो डिटेक्ट किया गया है इंडिया में। तो ये अभी 2020 के आखिर में डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर यही माना जा रहा है कि वही यहाँ पर रीजन है यहाँ पर सेकंड वेव का, जिसके चलते मतलब बहुत पीक पे ये वेव चली गई है, और मतलब बहुत बड़े पैमाने पर भारत का नुकसान कर रही है, जिसको कि यहाँ पर नाम दिया गया है V1617। ओके, तो यहाँ पर डबल म्यूटेंट वेरिएंट नाम इसको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी यही बात कर रहे हैं। खिलाफ काफी कारगर साबित जो ना वो होती नजर आ रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि क्या कारण है कि यहाँ पर ना जो अगर इस यहाँ पर स्ट्रीम की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, तो ये बड़े पैमाने पर भारत में फैल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कर रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जा रही है जीनोम सीक्वेंसिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो सैंपल्स हम लेते हैं, जो यहाँ पर लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना वायरस से, तो वहां पर उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स ब्लड सैंपल्स के नाम पर लेते हैं, जिसको लेने के बाद ना उसके फिर फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो इसका मतलब होता है कि फर्दर चेक करना कि इस बंदे के अंदर जो यहाँ पर वायरस निकला उसका दोबारा से आरएनए चेक होता है। ओके, तो आरएनए जो देखते हैं उसका रिबोन्यूक्लिक एसिड देखते हैं, फिर उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जैसे पहले वायरस का स्ट्रक्चर था क्या वही है, क्या थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर अलग अलग लोगों को अगर वायरस होता है तो अलग अलग सैंपल आते हैं, तो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं जेनोम सीक्वेंसिंग करना। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर ये डीएनए के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पर आरएनए वायरसेस के लिए भी ये कर रहे हैं। ओके, तो डीएनए पता करने के लिए कि क्या मतलब जो है फैमिली वही फैमिली का ये वायरस है या फिर जो दूसरी दूसरी फैमिली का आता है। तो यहाँ पर आरएनए चेक हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनका जेनोम सीक्वेंसिंग की अगर बात करें, तो दूसरी यहाँ पर नेशनल वाइड वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात अभी जेनोम सीक्वेंसिंग के रिगार्डिंग ये करने जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज करने के बाद जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, तो यहाँ पर जेनोम सीक्वेंसिंग को ना दरकिनार कर दिया गया, एक साइड पे लगा दिया गया, उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर कुछ डाटा है जो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ वो। तो यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एविएशन इन्फ्लुएंजा डाटा, तो ये वेबसाइट है जहाँ से ये डाटा लिया है, जिन्होंने की रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? वॉशिंगटन पोस्ट। ओके, तो ये 29 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आइसलैंड जो है ना, तो वहां पर ब्लड सैंपल्स लिए गए ऑफ ऑलमोस्ट 79% ऑफ द रिपोर्टेड कोविड-19 केसेस। तो आइसलैंड देखो, आइसलैंड एक छोटा देश है, आबादी कम है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है ना हम कह सकते हैं कि 79% जो है सैंपल ब्लड सैंपल हम ले सकते हैं। हमने जेनोम सीक्वेंसिंग करनी है इसलिए।
तो यहाँ पर उसको अगर बड़े राज्य बड़े देशों के साथ कंपेयर करना तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी दूसरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रिटेन की। तो इन्होंने और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि यही नहीं कि 1 रुपया तक भी हमने यहाँ पर स्पेंड नहीं किया है हमारी जो लेबोरेटरीज है उनको यहाँ पर बिल्डअप करने में, जो यहाँ पर पर्याप्त इक्विपमेंट चाहिए वो प्रदान करने में। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो इंडियन सार्स कोविड 2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम है, तो कि यहाँ पर एक ग्रुप है 10 लैब्स का। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुद से यहाँ पर ना उनके साथ यहाँ पर काम करती है कि मतलब जो जिनोम सिक्वेंसिंग के जो प्रोसीजर उनको आप रैंप अप करो, मतलब कि पता करो कि वायरस किस तरीके का है, कैसे अपने आप को बदल रहा है। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं लैब्स के द्वारा भारत सरकार से एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए मांगे गए कि हमने एडिशनल इक्विपमेंट खरीदने हैं। लेकिन अभी तक वो इक्विपमेंट भी नहीं वहां पहुंचे, क्योंकि वहां तक पैसा ही नहीं पहुंचा उन तक यहाँ पर सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बात करने की और अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ प्रोफेटिक इज योर एग्जिट पोल, मतलब जो आपने भविष्यवाणी की है तो मतलब किस तरीके से मतलब ये है। तो अभी देखो, अगर जो भी ये एग्जिट पोल होते हैं ना, तो जब इलेक्शंस हो जाते हैं तब उसके बाद में ये मतलब इसको जारी करते हैं। कर तो ये पहले ही लेते हैं, मतलब जो मतलब ऑन फील्ड जो सर्वे करते हैं पहले कर लेते हैं जब इलेक्शन चल रहे होते हैं। कुछ लोगों को मतलब इकट्ठा करते हैं, उस हिसाब से ओपिनियन लेते हैं, उस हिसाब से अपना ये राय बनाते हैं, फिर उसका यहाँ पर आंकड़ा जारी करते हैं। मतलब ये जो पॉलिस्टर्स होते हैं, मतलब ये जो जनमत जो यहाँ पर सर्वेक्षण करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर पॉलिस्टर्स बोलते हैं। ओके, तो जनमत जो है ना सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाता है, कुछ मतलब एक सेक्शन को इकट्ठा करके उनसे पूछ के कि कौन यहाँ पर, अगर हम किसी असेंबली सीट की बात करें, कोई यहाँ पर एमएलए की सीट है, पूछ लिया जाता है लोगों से जाकर कि यहाँ से कौन जीतेगा। फिर यहीं पर मतलब पूरे राज्य में ऐसे है ना, इस तरीके से यहाँ पर सर्वेक्षण होता है। फिर इसका पूरा एक डाटा तैयार किया जाता है। तो इसको कोई एक एजेंसी नहीं करती, अलग अलग एजेंसीज हैं मतलब जो ये काम करती हैं, फिर आपस में अपना अपना डाटा जारी कर देती हैं। फिर जो आम लोग होते हैं ना, फिर उसको देखते हैं मैच करके कि कौन सी एजेंसी किस पार्टी को कितनी सीट्स दे रही है, किस पार्टी को कितनी सीट्स दे रही है। तो इस तरीके से ये एग्जिट पोल चलते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि जितने भी लीडिंग यहाँ पर जो जनमत सर्वेक्षण करने वाली जितने भी यहाँ पर कंपनीज हैं, ओके, तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर सीरियसनेस का लेवल यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में भी हाल ही में इलेक्शन होके हटे हैं, जिनका कि रिजल्ट 2 मई को कल को आएगा, संडे को। ओके, तो अभी यहाँ पर ऑथर के द्वारा बात करिए कि अभी
बहुत सारे ह्यूज वेरिएशंस जो ना वो भी देखने को मिल रहे हैं, जो भी एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस की गई हैं अलग अलग यहाँ पर मेजर एजेंसीज के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस जो है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। ओके, तो इसके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है, ये भी याद रखें। तो कुल मिलाकर भारत में अभी 8 नेशनल पार्टीज हैं। ओके, तो उसमें से सबसे लेटेस्ट जुड़ी है वो कौन सी वाली है? ओके, तो वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जुड़ी है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर बात करें कि जो वेस्ट बंगाल की जो टीएमसी अगर यहाँ पर 192 191 सीट्स लेती है आउट ऑफ 292 सीट्स, तो यहाँ पर 65% के आसपास बनता है इनका सीट शेयर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर जनमत सर्वेक्षण करने वाली जो एजेंसीज हैं, तो वो कह रही हैं कि यहाँ पर जो है ना प्रेडिक्शन जो लगाई गई सही है, लेकिन कुछ एजेंसी ऐसी क्लेम कर रही है कि जो टीएमसी जो ना वो हो सकता है कि यहाँ पर जो 64 सीट्स है वहीं तक सिमट जाए। ओके, जो मतलब जो टोटल सीट्स का जो शेयर है उसका सिर्फ 21% वहीं तक सिमट जाए। तो ये भी आप बात कई दूसरी एजेंसीज के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि टीएमसी अभी सत्ता में है वेस्ट बंगाल पे, तो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस है पूरे भारत का। ओके, क्या बीजेपी यहाँ पर सरकार सरकार बना पाएगी क्या नहीं बना पाएगी, तो इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है ज्यादातर। तो यहाँ पर आप न्यूज चैनल्स में भी ज्यादातर वेस्ट बंगाल के बारे में ही न्यूज देखोगे। तो यहाँ पर देखो, इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि कुछ पॉलिटिक्स यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ क्योंकि जो फर्दर मतलब परिवार में ही जो है पार्टी को ट्रांसफर किया गया है। पहले इनके पिताजी थे करुणानिधि, वो मुख्यमंत्री रहे, और यही इसी के चांसेस लग रहे हैं कि ये बनेगी। इसके अलावा बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर इनको बीजेपी प्लस जो असम में यहाँ पर काम कर रही है, तो यहाँ पर टोटल 126 सीट्स है, तो इनको कहा जा रहा है कि 58 से 85 के बीच में सीट्स लेकर आएंगी। दूसरी ओर अगर केरला की बात करें, तो यहाँ पर जो लेफ्ट विंग फ्रंट है, ओके ओके, जो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पार्टी है, तो उसको 71 से लेकर 120 के बीच में सीट्स दी जा रही है आउट ऑफ 140 सीट्स इन केरला। तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर क्या होंगे, मतलब हो सकता है कि जो रेंजेस यहाँ पर दी गई ना, तो उनसे बाहर भी जा सकते हैं। ओके, तो पता नहीं कि एक्चुअल रेंजेस क्या आएंगे, वो कल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी बात कर रहे हैं कि 2016 की बात करते हैं, रिविजिट करते हैं। तो उस समय जो जब इन राज्यों में इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, तो उस समय प्रेडिक्शन क्या थी इन एजेंसीज के द्वारा? तो यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में तो यहाँ पर डिजास्टर्स बात करेगी, बहुत ही मतलब खराब। यहाँ पर असम की बात कर रहे हैं कि जब बीजेपी प्लस की बात करें, तो प्लस यहाँ का मतलब जब जिसके साथ भी गठबंधन है बीजेपी का, तो उन्होंने 86 सीट्स असम में जीती। ओके, तो यहाँ पर अंदाजा जो था एजेंसीज का प्रेडिक्शन, वो सिर्फ थी 57 सीट्स का। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर जो एजेंसीज थी, यहाँ पर उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी मैसिव विक्ट्री होगी, टीएमसी की दोबारा से सत्ता में आएंगे वेस्ट बंगाल में। वो तो 211 सीट्स वो लेकर आई आउट ऑफ 294। ओके, तो यहाँ
तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होते हैं? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब कि यूज किया जाता है किसी भी कंपनीज के द्वारा लॉन्ग टर्म लोन उठाने के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म लोन मतलब कि जो काफी समय तक चलेगा। तो यहाँ पर 1 साल से ज्यादा समय के लिए हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन उठाया जाता है जब कंपनीज के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हम उसको डिबेंचर बोलते हैं। तो यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड होता है बकायदा। तो यहाँ पर एक जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब जिसने भी पैसे यहाँ पर लगाएगा कंपनी में उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा आने वाले समय में, जितने भी देर तक ये लोन चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको मतलब आश्वस्त भी किया जाता है। वो सिक्योर्ड भी होते हैं, कई बार अनसिक्योर्ड भी होते हैं बाय द एसेट्स ऑफ ए कंपनी।